नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात मध्य प्रदेश में हो रहे फर्जीवाड़े की। 2003 से मध्य प्रदेश में कामगारों के लिए कल्याण मंडल बना हुआ है। राज्य में 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या निर्माण से जुड़े श्रमिकों की है। इन्हीं श्रमिकों के लिए मंडल काम के दौरान मृत्यु और दुर्घटना होने पर अंत्येष्टि के लिए 2 लाख की सहायता दी जाती है। पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में स्थायी या आंशिक अस्थायी चोट लगने पर भी अनुग्रह राशि दी जाती है, लेकिन अकेले राजधानी भोपाल में ही इसमें करोड़ों का घोटाला हो गया है। जिंदा मजदूरों को मुर्दा बताया गया है, फिर उन्हीं को नॉमिनी बनाकर फर्जी खाते खोले गए हैं और 2-2 लाख की सहायता राशि ट्रांसफर हो गई है। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता रहे हैं। ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। ये तफ्तीश उन कागजी मुर्दा लोगों की है जो जिंदा हैं, लेकिन सरकारी कागजों में उन्हें मार दिया गया। फिर उन्हीं को नॉमिनी बनाया गया और श्रमिक बोर्ड से मिलने वाली 2 लाख की राशि किसी और ने निकाल ली। पता लगाते हुए हम भोपाल के चांदबड़ इलाके में पहुंचे, जहां उर्मिला बाई रायकवार रहती हैं। 12 लोगों का परिवार है। इस कागज के मुताबिक उनकी मौत हो चुकी है। पिछले साल जून में मुर्दा उर्मिला के नाम पर सहायता राशि के 2 लाख जिंदा उर्मिला को मिल गए। सवाल किया तो मजबूरी वाली हंसी 2 चेहरों पर थी। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि आपके नाम पर इस खाते में 90271 बाकी जो भी है 3167, इसमें 2 लाख रुपए मिल गए हैं आपको 5/6/2023 को। मतलब आज से 7-8 महीने पहले आपको 2 लाख मिल गए, आपकी मौत भी हो गई। नहीं हुए न हमारी न जिंदगी में, तो न 2 लाख मिले, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो मैं तो भैया चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा भी छोड़े मैंने 2-1 साल हुई जब से ये हार्ट आया था ना, जब से छोड़ा मैंने काम। जब से गई नहीं कहीं काम करने, जाने नहीं देते बच्चे। हैरत नहीं होगी तो अपने पैसों की कि मरने के बाद में हमारे बच्चों को तो मिलते कम से कम। पर आप तो जिंदा हैं। जिंदा ही अभी हिड़ रहा उनने पैसे क्या कर अभी मार डाला भैया। तो ये उनका समग्र पोर्टल पर नाम और ये जो नगर निगम की सूची है, जिसके मुताबिक इनको 2 लाख रुपए मिल गए हैं 5/6/2023 को। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अपने नाम में नॉमिनी भी यही है, मतलब मृतक भी यही और मृतक की नॉमिनी भी यही, जिनको और ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 11 नाम है 118 की लिस्ट में, जिनमें जैसे वसीम, इनका भी नॉमिनी वसीम, मोहम्मद मतीन, इनके नॉमिनी भी मोहम्मद मतीन, मोहम्मद कमर, अनीता बाई। तो घोटाले के कई स्वरूप होते हैं। इस कहानी से हो सकता है कि सिस्टम पर आप हंसें, तरस खाएं या फिर गुस्सा करें, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके नाम पर इसी सिस्टम में क्या क्या खेल हो रहे हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मद कमर जी रहते हैं। घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पहुंच गए। ये भोपाल का पुष्पानगर इलाका है, 80 फीट रोड कहा जाता है। तमाम इस फहरिस्त में नामों की पड़ताल करते हुए हम अब पप्पू अलमारी, इनका नाम मोहम्मद कमर जी है, पप्पू अलमारी कहते हैं इलाके में, उनके घर पर पहुंचे हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि कागजों में वो भी मृत हैं और उनके नाम पर भी 2 लाख रुपए निकाल दिए गए हैं। पिछले साल सरकारी कागज में मोहम्मद कमर जी की मौत हुई। 21 जून को मोहम्मद कमर को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिल गई। ये मोहम्मद कमर जी हैं, 48 साल के, 1974 उनकी पैदाइश है। और ये वो सूची है 118 लोगों की जो बता रही है यहाँ पर मोहम्मद कमर जी 2 लाख रुपए इनके नाम से निकले हैं। तो ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। नहीं, ये देख के मैं तो करेगी, इसलिए मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि मेरा कार्रवाई करी है मेरे लिए ये, और इसकी जानकारी हासिल करी है, किसने क्या करा है, कागजों में गड़बड़ी, इसकी पूरी जाँच करी जाए। कमर अपने नाम पर ही मुर्दा बन गए, लेकिन जिसके लिए श्रमिक कार्ड बना, जिसमें बेटी की शादी में 51,000 मिलने थे, वो आज तक नहीं मिले। अपने यहाँ निकाह तो लड़की का यही हुआ था, अपने अलग ही हुआ था,
उसमें अपन ने भरी थी इस कार्ड के द्वारा। अच्छा, इससे मिलते हैं लड़की को 51,000 उस वो भी नहीं मिला? वो नहीं मिला, और उन्होंने पूरी फाइलें में से गड़बड़ी करके ये कर दिया पूरा। तो ये आपके लिए दुखद है या हंसी आ रही है कि आप ही को? दुखद है साहब, किसी हमारे लिए क्या, किसी के लिए भी, कि अपन किसी सरकारी गवर्नमेंट में कोई कागज नहीं दे सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, किस तरह भरोसा करोगे आप, ये बताओ। हाँ, ये कागजी मुर्दा हैं, लेकिन जो जिंदा हैं, जिन्होंने योजना के तहत आवेदन नहीं किया, फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। लीलाबाई भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में रहती हैं। बेटी की मौत हो चुकी है। उनके नाम पर भी किसी ने 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब लीलाबाई परेशान हो रही हैं। हाँ, बेटी खत्म हो गई, उसके नाम पे जब भी घोटाला कर दिया। जी नगर निगम वाले जाने, हम नहीं जाने। जो 118 फाइलें हमें मिली, उससे कुछ बातें समझ में आई। ज्यादातर मामलों में ई पेमेंट ऑर्डर यानी ईपीओ रात 11 बजे के बाद निकला। ईपीओ के लिए धुंधले मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड हुए। किसी आईडी में आधार नंबर अपडेट नहीं था। कई मामलों में मौत से ठीक पहले समग्र आईडी बनी। फर्जीवाड़े के लिए उन श्रमिकों को चुना गया जिनकी मजदूरी डायरी सक्रिय नहीं थी। कर्मकाल कल्याण मंडल अब तक 61,238 हितग्राहियों को मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता के नाम पर 775 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता में 6,000 रुपए, सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए और दुर्घटना मृत्यु में 4 लाख रुपए की सहायता मिलती है। सरकार कह रही है मामले की जांच कराएंगे। देखिए, जो भी इस प्रकार से गलत काम करेंगे वो सभी को जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो होती है। ये हमारी सरकार है जहाँ पर इस प्रकार से गड़बड़ी करने वाले लोग तुरंत पकड़ में आते हैं और बात बाहर आ जाती है। जुलाई 2023 में ही नगर निगम के पास गड़बड़ी की शिकायत पहुंच गई थी। 90 संदिग्ध फाइलों का पता लगा, लेकिन मूल नस्ती वाली सिर्फ 37 फाइलें मिली। 53 का पता ही नहीं चला। लगभग 2.5 करोड़ का घोटाला तो सिर्फ एक नगर निगम में सामने आया है। पूरे मध्य प्रदेश में जाने इस घोटाले की परतें कितनी गहरी होंगी। कुछ सालों पहले हमने बताया था कि कैसे श्रमिकों के कल्याण का, उनके हक का पैसा ऊर्जा विभाग को सब्सिडी में दे दिया गया। और अब ऐसी दरियादिली भी दिखाई गई है श्रमिकों के हक के पैसे से कि मोहम्मद इदरीस की नॉमिनी पार्वती देवी हैं। न्याय कब होगा, कैसे होगा, ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये गरीब श्रमिकों का पैसा है जिनकी परवाह भाषणों में तो खूब होती है, हकीकत में शायद कभी नहीं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। और अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, ये पैसा कहाँ गया, ये तो खैर जांच में बाद में पता लगेगा, लेकिन जब आपने मंत्री जी से बात की, क्या कुछ टाइमलाइन उन्होंने बताई है कि कब तक इस पे कुछ कार्रवाई होगी? निधि, 2-3 बातें हैं। दरअसल ये मामला पिछले साल का है और सिंगल क्लिक से शिवराज सिंह चौहान के इनके खातों में पैसा पहुंचा था। तो ऐसा नहीं कि प्रशासन की को पता नहीं है, क्योंकि जो 53 फाइलें गायब हैं और 118 के आसपास जो हमारे पास पहुंची हैं, तो उसमें से कई ऐसे हैं जो आप सामने जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। मुसीबत ये है कि 10 साल पहले जो जेडो होते हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया कि वो स्वीकृत कर दें और पैसा चला जाए। तो कई मामलों में जो प्रशासन को जांच करनी है, अब तो वो ये कहने लगे कि मूल नस्ती की जो 53 फाइलें वो मिल ही नहीं रही हैं। तो ऐसे में जांच कब होगी, ना कोई टाइमलाइन बताया गया। वापस से जो बार बार सरकार एक ही बात दोहराती है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन प्रशासन के अकेले भोपाल के संज्ञान में तो पिछले 1 साल से ये बात है। ये ठीक है कि मीडिया के हाथ में आया और हमने इन तस्वीरों को दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उनको पता है। लेकिन जांच की आंच इतनी धीमी है कि पता नहीं कितने लोग पैसे लेकर कहां। और देखिए, ये सिर्फ हैरानी इस बात की, ये सिर्फ भोपाल का मामला है, जबकि पिछले 20 सालों में जब से ये योजना बनी कर्मकार मंडल की, लगभग 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऐसे कई हितग्राहियों को चले गए। लेकिन अब ये भी समझना होगा कि उसमें से कितने पात्र थे, अपात्र थे, या कितने ऐसे बेचारे गरीब हैं जिनको पता भी नहीं और उनके नाम पर पैसे निकल गए हैं। बिल्कुल अनुराग, इस ये जो रिपोर्ट के लिए धन्यवाद आपका। ये उजागर तो हुआ, सामने तो आया मीडिया के जरिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं सरकार इस पर जांच क्या करेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। हिमाचल और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी देंगे एक ब्रेक के बाद। राज्यसभा की सीटों के लिए जिस तरह का घमासान और क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, उसका असर लोकसभा चुनावों से पहले कई संकेत दे रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत के बाद सुबह
राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कमजोर पड़ने के कयास लगने लगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा इस्तीफे को अफवाह और एनडीटीवी से कहा कि हमारे पास 6 विधायक अगर हटा भी दिए जाएं तो 34 विधायक तो हैं ही। हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया और कहा है कि मुझे अपमानित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश सरकार कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगी इस पर नजर रहेगी। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा चुनावों के नतीजे के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायकों को माला पहनाते नजर आए तो क्रॉस वोटिंग से परेशान अखिलेश यादव ने कहा है कि ये विधायक अपने वोटरों को क्या जवाब देंगे, क्या योगी सरकार डरी हुई है। जो नियम है उसके तहत कार्रवाई, आप भी समझते नियम क्या है भाई। स्पीकर अगर चाहेगा तो कार्रवाई होगी, स्पीकर नहीं चाहेगा तो नहीं कार्रवाई होगी। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बना करके तैयार करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगे, उसमें शामिल करें सब लोग। तो बात बिहार की, भले बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव हो गया हो, लेकिन पाला बदल हुआ है। विपक्षी महागठबंधन इसे बीजेपी का ऑपरेशन कमल बता रहा है। कांग्रेस के 2 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों विधायकों सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी लाल गौतम को अयोग्य करार देने के लिए अब बिहार विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर याचिका दी है। बुधवार को बिहार विधानसभा परिसर में विपक्षी महागठबंधन के विधायक बीजेपी के कथित ऑपरेशन कमल के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। दरअसल मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री मुरारी लाल गौतम और सिद्धार्थ सौरभ और राष्ट्रीय जनता दल की संगीता देवी को पार्टी में शामिल कराया। जब गद्दारों का पूरा समा बंधा हुआ हो तो उसमें कौन किस प्रलोभन में जाएगा उसका अंदाजा नहीं होता। खेला होगा तो खेला में खुद वो फंसे हैं, इसका जवाब तो वही न दे सकते हैं कि किस तरह से खेला वो करना चाहते थे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने विश्वास मत के दौरान अपने 3 विधायकों नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद के पाला बदलने पर भी उन्हें अयोग्य घोषित करने की याचिका अभी तक नहीं दी है। लेकिन कांग्रेस ने अपने बागी विधायकों के लिए ये मांग की। 2 कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलए किस लालच में गए मुझे नहीं मालूम। सब एक साथ रहते थे, एक साथ कसम खाते थे रहने का, विचारधारा की बात करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मुरारी प्रसाद गौतम जो अभी तक मंत्री बनाया पार्टी ने, वो भी कल उधर चले गए। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज हम आए थे स्पीकर साहब से मिलने और उनको हमने लिखित कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और उन्होंने कहा कि मैं इस पे पढ़ के और न्यायपूर्वक कार्रवाई करूंगा। पक्ष का कमजोर होना ये बड़े दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको सबक लेना चाहिए कि अगर जो हमारे विधायक हमारे दल को छोड़ के भाग रहे हैं, मेरे नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी समीक्षा करनी चाहिए और नहीं तो उनको पद त्याग देना चाहिए। फिलहाल बिहार में इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी विधायकों को अपने पाले में लाने में कामयाब हो रही है और विपक्ष को अंदाजा है कि फिलहाल कोई विधायक सत्ता पक्ष के समर्थन के कारण शायद ही अयोग्य करार दिया जाए। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात अब क्रिकेट की। बीसीसीआई ने 2023-24 के लिए खिलाड़ियों का ग्रेड तय कर दिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ग्रेड A+ में रखे गए हैं। ग्रेड A में आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या हैं। ग्रेड B में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत,
कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल हैं। ग्रेड सी की बात करें तो रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और शार्दुल ठाकुर समेत 15 खिलाड़ी हैं। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन को किसी ग्रेड में जगह नहीं मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन नेवी और साथ ही गुजरात एटीएस ने ऑपरेशन सागर मंथन के तहत पोरबंदर मामले में समुद्र से 3,300 किलो ड्रग्स जब्त किए हैं। एजेंसियों के मुताबिक देश में ये अब तक की ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप की बरामदगी है। देश में पिछले 3 सालों में 14 लाख किलो से ज्यादा की ड्रग्स नष्ट भी की जा चुकी हैं। गुजरात के पोरबंदर से 60 नॉटिकल माइल्स दूर अरब सागर के रास्ते आ रही इस नाव से करीब 1300 करोड़ रुपए कीमत की 3300 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। एनसीबी के मुताबिक ये देश में ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। We are following a zero tolerance approach against drugs. It is a difficult task, but it has to be done in a sustained manner. Whole of government approach, इसमें आपने देखा कोऑर्डिनेशन के आधार पर इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, स्टेट पुलिस, डीआरआई, कस्टम्स सभी एजेंसीज काम कर रही हैं। इस केस में हमारी 3 एजेंसीज एटीएस, नेवी और एनसीबी ने काम किया, बट देयर हैव बीन अदर केसेस वेयर डीआरआई, कस्टम्स के साथ हम लोगों ने काम किया, स्टेट पुलिस के साथ काम किया, कोस्ट गार्ड के साथ काम किया। एनसीबी के मुताबिक ये नाव ईरान के चाबहार पोर्ट से चली थी और इसे भेजने वाला पाकिस्तान है। नाव रजिस्टर्ड नहीं थी। इससे ड्रग्स की खेप तमिलनाडु से चली एक दूसरी नाव में उतारी जानी थी। जो आरोपी पकड़े गए हैं वो पाकिस्तान और ईरान से हैं। नशे के पैकेटों में पाकिस्तान की खाद्य पदार्थ बनाने वाली एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अभी तक की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चाबहार पोर्ट से ये ड्रग्स लाए गए थे और कहाँ ले जा रहे थे इसके बारे में अभी श्योर नहीं है। ये विदेशी नागरिक हैं जो कि संभवतः ईरान या पाकिस्तान के हैं, चूंकि उनके पास कोई पहचान के दस्तावेज नहीं हैं और पहले भी इसमें संलिप्त रहे हैं, जैसा कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है। इससे पहले मुंद्रा पोर्ट पर भी 3000 किलो ड्रग्स जब्त की गई है। हाल ही में अरब सागर से होते हुए जो ड्रग्स की बड़ी खेप आई हैं वो ईरान या अफगानिस्तान से आई हैं और इन सब के पीछे बार बार एक ही नाम चर्चा में होता है, वो है पाकिस्तान का हाजी सलीम, जो इन ड्रग्स की बड़ी खेपों के पीछे है। अब देखना होगा कि ये जो खेप पकड़ी गई है क्या इसके पीछे भी हाजी सलीम है या कोई और, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से कई लोग पाकिस्तान से हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के पास भूमाफिया ने 100 करोड़ से अधिक मूल्य की ज़मीन खाली करवाई है। आपको बता दें कि जो ये एयरपोर्ट है जेवर का, ये इस एयरपोर्ट के पास यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह के निर्देश पर ज़िला और पुलिस टीम के साथ ये कार्रवाई हुई है।